हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आपका चैप्टर 13 चल रहा है। चैप्टर 13 में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 2 अंक और 3 अंक वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों। तो इस चैप्टर का नाम है नाभिक और इसमें आज आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं, इसलिए आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फटाफट आप लोगों को बस सुनना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम आपके पास है नहीं, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर देखो बच्चों कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये जो मान होता है कि एक यूनिट जो होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रा का 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जी हाँ, याद करना पड़ेगा बच्चों। 1.660539 ये 3 अंक तक यदि तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1.66 × 10⁻27 यानी 27 किलोग्राम। ठीक। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुक्षय नियतांक किस प्रकार संबंधित होता है। तो इसका वैल्यू निकल कर आता है T बराबर 0.6931 अपान लैम्डा। जी हाँ बच्चों, इसका मैंने ऑलरेडी थ्योरम कराया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु का जो व्यंजक है उसका सूत्र लिखना है। तो टाउ बराबर निकल कर आता है 1 अपान लैम्डा। क्या बच्चों, टाउ बराबर 1 अपान लैम्डा। ये औसत आयु का फार्मूला निकल कर आया, टाउ बराबर 1 अपान लैम्डा। इसके बाद किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु की औसत आयु में संबंध दर्शाइए। तो इसका जो वैल्यू निकल कर आता है T बराबर टाउ log 2 होता है बच्चों। यदि मैं यहाँ पर T है, ठीक है, यदि मैं टाउ को कह दूं 1 अपान लैम्डा तो लॉग हो जाएगा 2 अपान लैम्डा। यदि इसको मैं बदलना चाहूं log 10 के बेस में तो log 10 में बदल लूंगा बच्चों। तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10 2 हो जाएगा अपान लैम्डा हो जाएगा। इसका जो मान होता है वो मान होता है 0.3010 अपान लैम्डा। फिर इसका जो वैल्यू आता बच्चों वही वैल्यू 0.6931, ठीक है, अपान लैम्डा। ये फॉर्मेट होता है। ठीक, ये चीज यहां पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहां पर देखो, तारों या सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। किसी भी तारे में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सूर्य की प्रकाश की किरणें हम तक पहुंच पाती है। तो ऐसी कौन सी घटना होती है बच्चों। तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त एक मंदक का नाम बताइए। नाम पूछा गया बच्चों, ठीक है, नाम बताना है। तो भारी जल का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त नियतांक का नाम, ठीक है, नियतांक मतलब एक प्रकार से हम छड़ का प्रयोग करते हैं जो कि नियत बनाता है। ठीक है, कैडमियम की छड़ है बच्चों, जो कि कंट्रोलर का भी एक काम करता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो बच्चों, ऐसे 2 कणों के नाम लिखिए जिन पर कोई आवेश नहीं होता। तो फोटान तो सबको पता है, लेकिन न्यूट्रिनो किसी को पता नहीं रहता। देखो बच्चों, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिनो आपको रखना है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन भी सबको पता है बच्चों, लेकिन न्यूट्रिनो किसी को याद नहीं रहता। तो न्यूट्रॉन में भी कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। ठीक है, और यहां पर ना ही विराम द्रव्यमान, ये बोला गया कोई आवेश नहीं होता, ना ही विराम द्रव्यमान। तो न्यूट्रिनो और प्रोटॉन, ये 2 चीज आप तैयार कर लें। ऐसे एक एक अंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आपसे फिर नहीं बनता है। क्या नाभिकीय संलयन को नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उच्च ताप में यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं होता। नियंत्रित करना थोड़ा सा कठिन होता है। अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात घटता है, बढ़ता है या वही रहता है। देखो जरा, अल्फा कण के उत्सर्जन के पश्चात, यानी अल्फा कण जब उत्सर्जित होगा, इसके फलस्वरूप न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा कि वही रहेगा। तो देखो, बढ़ता है जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 2 घट जाएगी। चूंकि जो आपका बोला गया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, तो न्यूट्रॉन ऊपर रहेगा, प्रोटॉन नीचे रहेगा। थोड़ा समझो, ये बोला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात। और जब बच्चों अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो प्रोटॉन की संख्या में कमी आती है। तो जब नीचे के मान में कमी आएगी तो ऑलरेडी इसका अनुपात बढ़ेगा, तो बच्चों बढ़ता है। ठीक, चलिए
एक ये रिएक्शन दिया है, विघटन प्रक्रिया में दाईं ओर तत्वों के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दीजिए। तो पहली बात तो यहां पर ये समझना है कि जैसे मान लीजिए रदरफोर्डियम है, यहां पर Ru है और ये 86 है और ये 220 है बच्चों। ये बनाया पोलोनियम, पोलोनियम का नहीं भी पता लेकिन हीलियम का तो सबको पता है 2-4 होता है। तो 86 में 2 घटा दो तो 84 बचा, और बच्चों यहाँ पे 220 में 4 घटा दो तो 216 बचा। अब पोलोनियम का परमाणु क्रमांक 84 है, द्रव्यमान की संख्या 216 है, और घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आती है। और यहाँ पे पूछा क्या है, विघटन प्रक्रिया में दाईं ओर तत्वों के द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक। तो बच्चों यहाँ पर आपका रदरफोर्डियम है 86 है, तो हीलियम का 2 हो जाएगा परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान हो जाएगा कितना 4। तो जो शेष बचा वो पोलोनियम का है, तो पोलोनियम का हो जाएगा परमाणु क्रमांक 84, 2 घटाओगे तो, और बच्चों द्रव्यमान कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 216। आगे देखो, क्या मुक्त न्यूट्रॉन एक स्थायी कण होता है, बताना है आपको। तो मुक्त जो न्यूट्रॉन होता है स्थायी कण बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है ये विघटित होता है, प्रोटॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाता है। देखो जरा, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, वो आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो जाता बच्चों, न्यूट्रिनो में। इसलिए कहते हैं ये कण स्थायी नहीं होता। मुक्त न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो में क्षय हो जाता है। ये चीज आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखो जरा, भारी नाभिक में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्यों? भारी नाभिक में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो जब भारी नाभिक की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आ जाए, एक प्रकार से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकता है कि भारी नाभिक में अधिक होता है क्या, प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या? तो आप आंसर देंगे न्यूट्रॉन की संख्या। और यदि बच्चों नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाए, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाए, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होने से प्रतिकर्षण बल अधिक हो जाएगा, क्योंकि जितने अधिक प्रोटॉन होंगे तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, तो स्थायित्व कम हो जाता है। तो किसी भी नाभिक को स्थायित्व के लिए उस पर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए। यदि न्यूट्रॉन की संख्या कम हो गई बच्चों, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई तो स्थायित्व कम हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा अधिक होती है किसी भी भारी नाभिक में। आगे देखो, इसलिए तो परमाणु द्रव्यमान दुगुने से कई ज्यादा अधिक होता है। जैसे अभी आपने देखा था रदरफोर्डियम का 86, और 86 का दुगुना कितना होगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 172, लेकिन 220 परमाणु द्रव्यमान। ये चीज होता है कहीं ना कहीं। किसी परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक 54 है, परमाणु भार 115 है। इस परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो बच्चों जो भी परमाणु क्रमांक है वही है प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका 54, परमाणु द्रव्यमान आपका 115, 115 में 54 घटा दो 61, इसका आगे न्यूट्रॉन की संख्या। जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। यदि उसमें से प्रोटॉन घटाओगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा, यदि न्यूट्रॉन घटाओगे तो प्रोटॉन निकलेगा। इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा सोचने की। अगला क्वेश्चन, बीटा कण परमाणु में किस भाग से उत्सर्जित होता है? जो बीटा कण होता है वो किसी परमाणु के नाभिक से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बीटा कण परमाणु के किस भाग से उत्सर्जित होता है बच्चों? तो नाभिक से उत्सर्जित होता है। एक परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, उससे परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? देखो भाई, जब हम अल्फा कण की पहचान करते हैं तो हीलियम को लेकर चलते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 है, द्रव्यमान 4 है ना। तो हीलियम के रूप में अलग हो गया, मतलब 2 परमाणु क्रमांक में कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। अल्फा कण का निकलना मतलब आप प्रदर्शित कर दो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4, सिंपल है। तो यदि भाई साहब अल्फा कण कैसे उत्सर्जित हो रहा है, मतलब हीलियम का अणु 1 उत्सर्जित हो गया, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो 2 हमारा परमाणु क्रमांक कम हो जाएगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4, तो यहां पे परमाणु द्रव्यमान 4 कम हो जाएगी। बीटा 6 में परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान संख्या वही रहेगी किंतु परमाणु क्रमांक में 1 कमी हो जाती है बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल क्रमांक में परिवर्तन होता है, क्योंकि बीटा 6 में केवल क्रमांक की ही कमी होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गामा 6 में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गामा को भैया हम यदि अल्फा बीटा गामा हमने आपको पढ़ाया था, तो गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
कोई दिक्कत नहीं, गामा क्षय होते रहे, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं रहता है, दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। दो नाभिकों का द्रव्यमान का अनुपात 1:3 है, तो घनत्व में क्या अनुपात होगा? तो भाई साहब किसी भी हम परमाणु के नाभिक की बात करें, सभी नाभिकों में घनत्व एक समान होता है, इसलिए कभी भी कोई भी दो परमाणु दे दे, उनके द्रव्यमान का अनुपात दे दे, उनके क्रमांक का अनुपात दे दे, उनके न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात दे दे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन बच्चों यहाँ पे यदि घनत्व की बात कर दी जाए तो याद रखना सभी का घनत्व एक समान होता है, आपको बिना भटके भूले ये चीज आपको तैयार होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे ताकि आपके मन में डाउट ना रह जाए बच्चों। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक कैसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए सब कुछ समझना चाहिए। बीटा कण अल्फा कण की तुलना में अधिक भेदन क्षमता रखता है, जबकि इनकी गैस के आयनीकरण क्षमता कम होती है। ये बढ़िया क्वेश्चन दे दिया गया। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो, किसी को कोई भेद सकेगा जब वो तीव्र होगा और उस छोटा होगा। जैसे एक पत्थर किसी दीवार पे मारो तो पत्थर दीवार पे नहीं जाएगा, लेकिन वहीं पे एक छोटा सा रॉड हो, उसे किसी फोर्स के साथ दीवार में धक्का दे दिया जाए, दीवार में घुस जाएगा क्योंकि आकार छोटा है। पहली बात देखो जरा, तीर की नोक बनाई जाती है, ऐसा नहीं होता कि तीर का मान लीजिए 10 सेंटीमीटर चौड़ा नोक हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि नोक का आकार बिल्कुल बहुत छोटा होता है ताकि वो तीव्रता के साथ भेद कर जाए। उसी प्रकार जब हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं, अल्फा कण की बात करें और बीटा कण, तो आकार में बच्चों ये छोटा होता है, बीटा आकार में छोटा होता है, और जब छोटा है तो आसानी से भेद करने की क्षमता रखता है, और छोटा होगा तो वो गैस के कम अणुओं के साथ टकराएगा, इसलिए गैसों को कम आयनित करता है। बस छोटा सा फैक्ट है। छोटा सा फैक्ट क्या है कि बीटा के कण जो हैं वो अल्फा के कणों की तुलना में आकार में छोटे हैं। आकार में छोटे होने के कारण आसानी से, जैसे मान लीजिए भीड़ में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति दौड़ रहा है और एक छोटा सा बालक दौड़ रहा है, तो छोटा सा बालक आगे निकल जाएगा भीड़ में। क्यों? क्योंकि उसको निकलने के लिए कम स्थान की आवश्यकता है, कम जगह की आवश्यकता है, इसलिए वो सीधे निकल जाएगा। और वहीं पे बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति यदि दौड़ना भी चाहेगा तो उसको हर व्यक्ति रोक सकता है, क्योंकि उसके लिए अधिक जगह चाहिए। ऐसे ही बच्चों बीटा और अल्फा में दोनों में तुलना है। बीटा का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए आसानी से वो प्रवेश कर गया, इसलिए भेदन क्षमता अधिक है। अल्फा कणों की तुलना में थोड़ी से छोटा है और अल्फा कण आकार बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा कम भेद करता है। अब गैसों की आयनित की बात करते हैं तो भाई साहब देखो, बड़ा आदमी ज्यादा टकराएगा क्योंकि लंबा चौड़ा स्थान है, ज्यादा टकराते हुए आगे जाएगा। वहीं पे छोटा व्यक्ति कम स्थान, थोड़ा सा भी दरार, आगे निकल गया। वहां पे हम बात करें बीटा कण तो छोटा है, बहुत कम टकराता है लोगों से, सीधा निकल गया। अल्फा कण आकार में बड़ा है, इस कारण से गैसों के अणुओं से ज्यादा टकराता है, और ज्यादा टकराएगा तो आयनित कर देगा, सिंपल है। इसलिए कहा जाता है बीटा कण ज्यादा मात्रा में भेद करता है, मतलब तीव्रता से आगे निकल जाता है और किसी से टकराता नहीं है। लेकिन वहीं पे बीटा कण कम मात्रा में भेदन क्षमता होती है, लेकिन आयनीकरण ज्यादा होती है, गैसों के कणों को आयनित ज्यादा मात्रा में करता है। इसके पीछे का रीजन बच्चों, गैसों को आयनित क्यों कर लेता है? क्योंकि भाई जितना ज्यादा टकराएगा गैस के कणों से, संभावना जितना अधिक होगी, आयनीकरण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉन उपयुक्त होते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। भाई बोलते हैं ना, नाभिकीय विखंडन में क्या करते हैं कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस पे अल्फा कणों की बौछार कर दी, नाभिक की बौछार कर दी, तो भाई साहब वो अपने नए नाभिक में टूट जाता है, समान आकार के नए नाभिक में टूट जाता है। तो न्यूट्रॉन का ही प्रयोग क्यों किए? क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, नाभिक में प्रवेश करना इससे आसान होता है। इसे कोई ना इलेक्ट्रॉन ना तो प्रोटॉन, कोई इसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, ना तो विक्षेपित कर सकता है, इसलिए न्यूट्रॉन की ही आवश्यकता होती है बच्चों। बीटा किरणें नाभिक से निकलती है, किरणें तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है, परंतु नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर कैसे? भाई ये सब कहा जाता है कि यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे बीटा किरण किससे मिलकर बनी है, तो इलेक्ट्रॉन से, चलो ठीक है। बीटा कण कहां से निकलते हैं? नाभिक से, चलो ठीक है। कोई आपसे पूछ दे नाभिक में है क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अब तो समस्या फंस गई भाई, बात यहां पे फंस गई कि जो बीटा कण है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और नाभिक से निकलते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। लेकिन ये पहले भी बता दिया गया है बच्चों कि जो न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में विभाजित हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन बीटा किरण के रूप में बाहर निकलता है। समझ में आ गया ना?
कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो आपका यूरेनियम है, इसका नाभिक अस्थायी है, क्यों? इसका कारण बताइए। तो देखो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम है, यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम है तो स्थायी है, यदि अनुपात 1 से अधिक है तो अस्थायी है। बच्चों याद रखिएगा, यहां पर प्रोटॉन की संख्या 92 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 है, द्रव्यमान की संख्या 235 है, और यदि मैं कह दूं यहां पर न्यूट्रॉन तो 92 घटा दो बच्चों तो 3 हो जाएगा, और आपका 13 में 9 गए 4 हो जाएगा, ये हो गया 143/92 करोगे तो 1 से अधिक मान आएगा, 1 से अधिक आएगा, इसलिए क्या है ये अस्थायी है। यदि 1 से कम आता तो स्थायी हो जाता बच्चों, सिंपल है और कुछ भी नहीं है, इसमें यही फैक्ट चीज लिखा हुआ है। ठीक, चलो कोई दिक्कत? मेन फैक्ट में समझाना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से क्वेश्चन क्या कहता है और आंसर क्या लिखना है बच्चों। तापायनिक या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बीटा कण किस प्रकार से भिन्न है? मतलब जैसे हम ताप देते हैं किसी पदार्थ को तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, और बीटा कण, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है, इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सतह से उत्सर्जित होते हैं, यह चीज आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ाया है चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 नहीं, चैप्टर 10 के बाद में, चैप्टर 10 में भी छोटी सी परिभाषा इसकी है, लेकिन अभी आपने जब चैप्टर 11 की बात की थी उसमें आपने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें बारीकी से समझाया था कि प्रकाश किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं बच्चों। तो सतह से, लेकिन वहीं पे हम बीटा कणों की बात करें तो भाई साहब ये नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इनका जो वेग है वो अधिक होता है। ठीक, ये चीज दोनों में डिफरेंस है कि तापायनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकलता है, धातु के सतह से निकलता है, अतः इनका वेग कम होता है, किंतु बीटा कण नाभिक से निकलते हैं अतः इनका वेग अत्यधिक होता है। स्पष्ट है कि बीटा कणों की ऊर्जा, उत्सर्जन ऊर्जा प्रकाश विद्युत ऊर्जा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से अधिक होती है भाई, क्योंकि नाभिक से निकलता है। बस फैक्ट इतना ही है, अधिक ऊर्जा होगी तो अधिक गति करेगा बच्चों। ठीक, चलिए यहां से एक क्वेश्चन ये आपका है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये वाला प्रश्न देखिए, यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा बीटा गामा किरणों के मार्ग में एक कागज की शीट रख दी जाए तो किसके रुक जाने की संभावना अधिक है? बताओ जरा। जिसका आकार बड़ा होगा वही रुकेगा। हमने बताया ना, एक छोटा सा बालक और एक लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट लंबा कद का आदमी यदि दौड़ रहा है और भीड़ में दौड़ रहा है तो भाई वो छोटा बालक जो है वो तेजी से दौड़ेगा, लेकिन जिसका आकार बड़ा है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, कद काठी में ऊंचा है तो भैया वो रुक जाएगा। तो सिंपल है, अल्फा कण किरणों के रुक जाने की या रोके जाने की संभावना अधिक होगी क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक है, आकार बड़ा है बच्चों। सिंपल, छोटा क्वेश्चन है, मजाक है, अरे भाई तैयार कर लो। नाभिकीय संलयन अभी तक पृथ्वी तक पर एक प्रायोगिक तथा नियंत्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जब नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की बात की गई तो बच्चों नाभिकीय संलयन में जो संलयन की क्रिया कराते हैं उसमें उच्च ताप की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ताप पर ही नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। यदि हम नाभिकीय विखंडन की बात करें तो सामान्य ताप पर संभव होता है। इसलिए भाई नाभिकीय संलयन प्रायोगिक रूप से अभी बहुत किया जा रहा है, लेकिन उतना सफल रूप से कारगर नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा उसके अलावा हम बता रहे हैं भाई, क्वेश्चन के आधार पर आंसर बता रहे हैं। और आज का अब लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इतने क्वेश्चन यदि तैयार कर लिए तो 2 अंक वाले क्वेश्चन भैया आपसे सभी प्रकार से बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। इस प्रकार के नोट्स हमारे 100 रुपीज में आपको दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685293949, कॉन्टैक्ट नंबर 9685293949। व्हाट्सएप में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज चार्ज है। बेहतर रूप से हैंड रिटेन नोट्स ले सकते हैं और आपकी तैयारी भी बेहतर हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।